students, so I'm again back with part 3 of chapter number 4, the Vijayanagar and the Bahmani kingdoms. Student, I hope you all have seen part 1 and part 2. If not, do watch it. So student, till here everything we have completed in part 2. We'll start part 3 with the battle of Talikota or the battle of तालीकोट. तालीकोट भी बोल कहीं कहीं इसका मेंशन तालीकोट की तरह है, कहीं कहीं इसको तालीकोटा लिखा गया है, तो दोनों ही सही हैं, कुछ भी गलत नहीं है. राम राय जो थे बच्चा, वो बिल्कुल अच्छी तरीके से अपने एम्पायर को मैनेज कर पाए. राम राय वॉज एबल टू डू सम गुड टू द एम्पायर. बहुत अच्छे से उन्होंने अपनी एम्पायर को मैनेज किया. ठीक है, उन्होंने अपनी एम्पायर को इंटीग्रेट रखा. ही मेंटेन द इंटेग्रिटी ऑफ द एम्पायर. एम्पायर मेंटेन थी उनकी, इंटीग्रेटेड थी. कैसे थी बच्चा? बाय इंगेजिंग द डेक्कन स्टेट इन कॉन्फ्लिक्ट. डेक्कन में जो भी स्टेट थे उनको वो आपस में एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट में रखते, लड़ा के रखते और खुद सेफ जोन में रहते, अपनी एम्पायर को इंटीग्रेट रख पाते. उन्होंने इंगेज किया. किसको इंगेज किया? डेक्कन स्टेट्स को. किस में? कॉन्फ्लिक्ट में. किसके साथ कॉन्फ्लिक्ट में? चीज़ इधर, ये इसके साथ लड़ रहा है, ये इसके साथ लड़ रहा है. एंड टेकिंग द साइड ऑफ वन और अदर टू सूट हिज स्कीम. इनकी स्कीम के से ये कभी ए के साथ हो जाते तो कभी बी के साथ और कभी कभी सी का भी साथ दे देते. इस तरीके से इनको लड़वा के उन्होंने हमेशा रखा. हाउएवर ही वॉज आउटविटेड बाय बीजापुर मिनिस्टर असद खान. सो स्टूडेंट, एक कहावत होती है ना कि हर शेर के ऊपर एक सवा शेर होता है. यही ऐसे ही हुआ. इनको लगता था, राम राय को लगता था कि मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट कोई नहीं हो सकता, पर इनको भी आउटविट किया. किसने? बीजापुर मिनिस्टर अरशद खान ने. वो इनकी जो स्कीम थी बाद में उसको समझ गए कि ये कंटिन्यूस हम लोगों में फ़ाइट करवा रहे हैं और ख़ुद बढ़िया प्रॉपर रूल कर रहे हैं. इन 1565 ऑल द सल्तनत, जितनी भी सल्तनत थी डेक्कन की, सिर्फ बेरार को छोड़ के, एक्सेप्शन ऑफ बेरार को छोड़ के जितनी भी सल्तनत थी उस टाइम में डेक्कन की, उन्होंने हाथ मिलाया. किसके अगेंस्ट में? विजयनगर एम्पायर के अगेंस्ट में, और विजयनगर को हरा दिया. दिस वॉज द फेमस बैटल ऑफ तालीकोट और तालीकोटा. राम राय वॉज किल्ड फॉर सेवरल मंथ्स द एनिमी लेड वेस्ट द ब्यूटीफुल सिटी ऑफ विजयनगर. बेटा, राम राय को तुरंत ही मार दिया गया और विजयनगर जो इतनी ब्यूटीफुल सिटी थी, है ना, उसको डिस्ट्रॉक्ट करने में बहुत महीनों तक दुश्मन लगे रहे. राम राय को मार के उन्हें शांति नहीं मिली. उन्होंने पूरे विजयनगर एम्पायर को डिस्ट्रॉय किया. हाउएवर द विक्ट्री ऑफ द सल्तनत डिड नॉट ब्रिंग देम मच गेन इन लॉन्ग रन. पर ये विजयनगर जीतना, राम राय की डेथ कर देना, इससे बहुत ज़्यादा कुछ सल्तनत को फ़ायदा नहीं मिला. आफ्टर तालीकोटा देयर अलायंस सून डिसॉल्व्ड. तालीकोटा में राम राय को हराने के बाद, विजयनगर हम्पी को ख़त्म करने के बाद इनको कुछ ज़्यादा नहीं मिला बेटा. इनने जो अलायंस बनाया था ये बाद में फिर से टूट गया. एंड म्यूचुअल राइवली वंस अगेन कम ऑन द सरफेस. और आपस में फिर ये लड़ने लग गए. देखो, साथ आए, राम राय को हराया, विजयनगर हम्पी को ख़त्म किया, उसके बाद में फिर आपस में दुश्मन बन गए और फिर एक दूसरे से लड़ने लगे. बैटल ऑफ तलाईकोटा ब्रोक द बैकबोन ऑफ विजयनगर. बेटा, तलाईकोटा से विजयनगर की बैकबोन टूट गई थी. लास्ट रूलर थे वेंकटा सेकेंड. कौन? वेंकटा सेकेंड. कब से कब तक? 86 से 1612 तक. 1586 से 1612 तक. जितने भी फ्यूडेटरीज थे विजयनगर के, प्रूव्ड टू बी इट्स एनिमी. और ये जो फ्यूडेटरीज थे वो बाद में एनिमी की तरह साबित हुए. दे कार्व्ड आउट इंडिपेंडेंट प्रिंसिपैलिटीज़ फॉर देमसेल्फ. और जितने भी फ्यूडेटरीज थे उन्होंने अपनी अलग अलग प्रिंसिपैलिटीज़ बना ली. और यहाँ पर फिर हम बोल सकते हैं विजयनगर एम्पायर ख़त्म हुआ. बच्चा, यहाँ पर एक वर्ड है फ्यूडेटरीज. फ्यूडेटरी का मीनिंग क्या है? जितने भी जागीरदार थे विजयनगर के, जो सामंत थे, जो टाइम टू टाइम किंग को आर्मी सप्लाई करते थे, वो वापस खुद ही विजयनगर के एनिमी बन गए और उन्होंने बाद में अपनी इंडिपेंडेंट किंगडम्स बना ली. ठीक है. कल्चरल डेवलपमेंट अंडर द विजयनगर किंगडम. अब विजयनगर किंगडम के अंदर हम देखेंगे कल्चरल डेवलपमेंट क्या हुआ. बहुत सारे फॉरेन ट्रैवलर ने विजयनगर एम्पायर को विजिट किया और अपने जो राइटिंग्स थी, उनका जो वैल्यूएबल रिकॉर्ड था, अकाउंट था, उसको यहाँ छोड़कर गए, जो विजयनगर की वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन उनके रूलर की, एम्पायर की हमें
देते हैं। बहुत सारे फॉरेन ट्रेवलर आए, उन्होंने कुछ 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 विजयनगर एम्पायर के लिए लिखा और छोड़ के गए, जिससे आज हम हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट कर पा रहे हैं। इटालियन ट्रैवलर निकोलो कॉन्टी जिन्होंने विजयनगर को विजिट किया 1420 में, उन्होंने बताया कि विजयनगर बहुत बड़ा था, इसकी सरकमफेरेंस 60 माइल्स तक थी। फिर अब्दुल रजाक उन्होंने भी विजिट किया, वो पर्सिया से थे बेटा। देखो पहले निकोलो कॉन्टी कहाँ से थे, इटली से थे, कब आए 1420 में। फिर अब्दुल रजाक कहाँ से थे, पर्शिया से, कब आए 1442 से 43 में। उन्होंने भी बोला कि कंट्री में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी, लोग यहाँ पर ऑर्नामेंट्स पहनते थे, मतलब ज्वेलरी पहनते थे। फिर डुमनिगोस पेस पोर्तुगीज ट्रैवलर थे, उन्होंने भी बताया कि जो कैपिटल सिटी थी had people belonging to every nation because of its trade। एक कैपिटल सिटी में बहुत सारे लोग हैं जो डिफरेंट डिफरेंट नेशन को बिलोंग करते हैं। ही ऑल्सो इन्फॉर्म्ड, उन्होंने ये भी बताया कि सिटी में लार्ज स्टॉक था ग्रेन का, हर टाइप की ग्रेन का स्टॉक भरा पड़ा था। इसका मतलब कि एम्पायर में प्रॉस्पेरिटी थी। प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है समृद्धि, है ना। एम्पायर इनफ रिच थी, इतनी रिच थी कि वो ग्रेन को स्टॉक करके रख पाती थी। देयर वर टेम्पल्स इन एवरी स्ट्रीट, और हर गली में टेम्पल्स थे। ये भी बताया है किसने, फॉरेन ट्रेवलर्स ने, जो विजयनगर एम्पायर को विजिट करके गए टाइम टू टाइम। ट्रेड एंड कॉमर्स देखेंगे अब हम। ट्रेड रिलेशंस जो थे विजयनगर के, वो मलय आर्कीपेलगो क्या होता है बच्चा, ग्रुप ऑफ आइलैंड। व्हाट इज आर्कीपेलगो, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। व्हाट इज आर्कीपेलगो बच्चा, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। तो मलय आर्कीपेलगो के साथ उनके ट्रेड रिलेशन थे। म्यांमार, जिसको पहले बर्मा बोलते थे, चाइना, अरेबिया, पर्शिया, साउथ अफ्रीका, अबेसिनिया एंड पोर्चुगल, इन सब के साथ ट्रेड रिलेशन थे किसके, विजयनगर के। कैलिकट वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट ऑन मालाबार कोस्ट। मालाबार कोस्ट पे जो कैलिकट था वो एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट था बच्चा। और कैलिकट का आज का नाम है कोझिकोड। आज क्या है, कैलिकट का नाम कोझिकोड। और ये वही जगह है बच्चा जहाँ वास्को डी गामा, पोर्तुगीज एक्सप्लोरर वास्को डी गामा 1498 में पहला यूरोपियन जो इंडिया पहुंच गया था। ठीक है, तो हु डिस्कवर्ड द न्यू सी रूट, सॉरी मैंने क्या बोला, पहला यूरोपियन नहीं, जिसने एक न्यू सी रूट ढूंढा इंडिया के लिए, वो थे वास्को डी गामा। वो कहाँ पहुंच गए बच्चा, कैलिकट पहुंच गए। फिर से मैं बोल रही हूँ, ये पहले यूरोपियन नहीं थे, पर ये वो पहला व्यक्ति था जिसने नया सी रूट ढूंढा और इंडिया तक पहुंचा 1498 में। कौन, वास्को डी गामा, पोर्चुगीज एक्सप्लोरर। कहाँ पहुंचा, कैलिकट में पहुंचा। और दूसरी बात, कैलिकट का आज का नाम करंट नेम है कोझिकोड। अब जो आर्टिकल्स थे जो इंडिया से ट्रेड किए जाते थे वो थे क्लॉथ, राइस, आयरन, शुगर, स्पाइसेस, साल्टपीटर। क्लॉथ, राइस, आयरन, शुगर, स्पाइसेस एंड साल्टपीटर। अच्छा स्टूडेंट, फिर से मैं बोल रही हूँ बच्चा, वास्को डी गामा ये पूरा साउथ अफ्रीका नहीं, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, केप ऑफ गुड होप से होता हुआ इंडिया पहुंचा था। तो ये पोर्तुगीज एक्सप्लोरर था जो इंडिया के कैलिकट, आज के कोझिकोड पहुंचा था। आइटम्स पता चल गए, क्लॉथ, राइस, शुगर, स्पाइसेस, साल्टपीटर। और इंपोर्ट क्या करते थे बच्चा, हम इंपोर्ट करते थे हॉर्सेस, एलिफेंट्स, पॉल, कॉपर, कोरल्स। ठीक है, हम हॉर्स बुलवाते थे, एलिफेंट बुलवाते थे, पॉल बुलवाते थे, कॉपर बुलवाते थे और कोरल बुलवाते थे। हम नहीं, कौन, ये विजयनगर। चाइना सिल्क एंड वेलवेट, और चाइना से सिल्क और वेलवेट मंगवाते थे। रूलर्स मेंटेन देयर ओन फ्लीट, हर रूलर का अपना फ्लीट होता था। गोल्ड और सिल्वर कॉइन का यूज होता था। प्राइजेस और जितने भी थे आर्टिकल्स के बहुत कम होते थे। तो हम देते क्या थे, क्लॉथ, राइस, आयरन, शुगर, स्पाइसेस, साल्टपीटर। लेते क्या थे, हॉर्स, एलिफेंट, पोल, कॉपर, कोरल्स। चाइना से सिल्क और वेलवेट। हम बोले तो विजयनगर एम्पायर। ठीक है, और ट्रेड में कौन से कॉइन का यूज होता था बच्चा, गोल्ड एंड सिल्वर के कॉइन का यूज होता था। प्राइजेस बहुत कम होती थी। कैपिटल सिटी, कैपिटल थी हम्पी। ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। इट्स अ हेरिटेज साइट डिक्लेयर्ड बाय यूनेस्को। वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है हम्पी। हम्पी विजयनगर का कैपिटल था, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है।
इसको द्रविडियन, इट इज़ मार्क्ड बाय द्रविडियन टेम्पल। यहाँ पर आपको सदर्न इंडिया की स्टाइल के द्रविडियन टेम्पल मिल जाएंगे, सच एज विरूपाक्ष टेम्पल, विट्ठल टेम्पल, विरूपाक्ष टेम्पल द्रविडियन आर्किटेक्चर के ऊपर बने हुए हैं। ये कहाँ पर मिलेंगे बच्चा? हम्पी में। एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स था कैपिटल सिटी का, वो था इन्वॉल्वमेंट ऑफ वीमेन इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ सोशल लाइफ। मतलब वीमेन को फ्रीडम अवेलेबल थी, सोशल लाइफ में वीमेन का इन्वॉल्वमेंट था। वीमेन पार्टिसिपेटेड इन रेसलिंग, वीमेन रेसलिंग में भी पार्टिसिपेट करती थी। लिटरेरी रेसलिंग मतलब बहुत बड़ी बात है बेटा, वीमेन रेसलिंग में थी, लिटरेरी एक्टिविटीज़ में थी, एस्ट्रोलॉजी में थी, अकाउंट, म्यूज़िक। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि विजयनगर एम्पायर में वीमेन की लाइफ बहुत अच्छी हुआ करती होगी। रेसलिंग करती थी, लिटरेरी पढ़ लिख सकती थी, एस्ट्रोलॉजी उन्हें आती थी, म्यूज़िक उन्हें आता था। जो क्वीन थी कृष्णदेवराय की, वो बहुत बढ़िया थी म्यूज़िक में। जो ब्राह्मण्स थे उनकी इंपॉर्टेंट पोजीशन थी सोसाइटी में। न्यूनीज डिस्क्राइब देम एज ऑनेस्ट मैन। न्यूनीज इनके बारे में क्या कहते हैं ब्राह्मण्स के बारे में? कि ये ऑनेस्ट मैन हुआ करते थे। आर्ट एंड लिटरेचर, जो विजयनगर रूलर्स थे उन्होंने हमेशा एनकरेज किया है रीजनल लैंग्वेजेस को, जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़। बच्चा विजयनगर रूलर्स ने हमेशा लोकल लैंग्वेजेस को एनकरेज किया है, रीजनल लैंग्वेजेस को एनकरेज किया है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ को एनकरेज किया। संस्कृत स्कॉलर्स भी थे सच एज सयान माधव, वर ऑल्सो पेट्रोनाइज्ड बाय देम। सयान माधव को भी पेट्रोनाइज किया गया था विजयनगर एम्पायर में। कृष्णदेव राय हिमसेल्फ वॉज गिफ्टेड इन म्यूजिक। कृष्णदेव राय भी बहुत अच्छा गाना गा लेते थे और स्कॉलर भी थे। उन्होंने, हम लोगों ने पहले ही पढ़ा, अमुक्त मल्याद तेलुगु में कंपोज किया। दिस वर्क इज एन इंटरेस्टिंग, ये बहुत ही बढ़िया रिलीजियस बुक थी। ऑल्सो रेलिवेंट सोर्स ऑफ डिस्क्राइबिंग हिज रीन। अगर आपको कृष्णदेव राय की रीन के बारे में जानना है तो अमुक्त मल्याद पढ़ो, जो कि तेलुगु में लिखी गई है। ये इनकी रीन के बारे में बहुत कुछ बताती है, इनके टाइम के बारे में बहुत कुछ बताती है। कृष्णदेव राय का जो कोर्ट था उसमें 8 फेमस पोएट थे। किसके? तेलुगु लिटरेचर के। तेलुगु लिटरेचर के 8 फेमस पोएट किसके कोर्ट में थे? कृष्णदेव राय के। ध्यान रखना बच्चा। कॉल्ड अष्टदिग्गज, इनको क्या बोलते थे? अष्टदिग्गज। अष्टदिग्गज, दिग्गज आपको पता ही, अष्ट मतलब 8, दिग्गज, ठीक है। तो तेलुगु लिटरेचर के 8 फेमस पोएट कृष्णदेव राय के कोर्ट में थे, जिन्हें हम अष्टदिग्गज बोलते थे। जिन्होंने किस किस के ऊपर काम किया है? म्यूजिक, ड्रामा, ग्रामर, फिलोसफी, और हमेशा रूलर इनको एनकरेज करते थे। एंड देयर मिनिस्टर्स। पेंटिंग की भी एक हाई डिग्री एक्सीलेंस अचीव की किसकी रीन में बच्चा? कृष्णदेव राय की रीन में। देयर वर अरेंजमेंट, थिएटर के लिए अरेंजमेंट थे, परफॉर्मेंस देखने लोग आते थे, एंटरटेनमेंट के लिए स्टेज मतलब थिएटर हुआ करता था, लोग वहाँ देखने जाते थे लोगों की परफॉर्मेंस को। द टेम्पल्स ऑफ हजारा एंड विट्ठल स्वामी, हजारा और विट्ठल स्वामी के मंदिर भी कृष्णदेव राय ने बनाए। बच्चा थिएटर होता था, थिएटर में जो भी जिनको एक्टिंग वगैरह आती थी वो लोग परफॉर्म करते थे, एक्टर्स परफॉर्म करते थे, लोग बैठकर उन्हें देखते थे। ऐसी व्यवस्थाएं भी थी किसमें? विजयनगर एम्पायर में। फिर हमारे विट्ठल स्वामी, 1000 मंदिर भी किसने बनवाए हैं? हमारे कृष्णदेव राय ने। फाइन एग्जाम्पल है विजयनगर आर्किटेक्चर के, डेपिक्ट द परफेक्ट स्टाइल ऑफ हिंदू टेम्पल एट दैट टाइम। उस टाइम जिस तरीके से हिंदू टेम्पल बनाए जाते थे उसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल किसने दिया बच्चा? विजयनगर आर्किटेक्चर ने। ये है विट्ठल स्वामी टेम्पल, जो कि कहाँ पर है? हम्पी में। ये है विट्ठल स्वामी टेम्पल, कहाँ पर है बच्चा? हम्पी। हम्पी क्या थी? कैपिटल ऑफ विजयनगर एम्पायर। नाउ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर में एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता था बच्चा? एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रलाइज था। किंग के पास बहुत बड़ी आर्मी हुआ करती थी और किंग हेड हुआ करता था किसका बच्चा? सिविल, मिलिट्री और जुडिशियल डिपार्टमेंट का। सिविल, मिलिट्री और जुडिशियल तीनों डिपार्टमेंट किसके पास थे? किंग के पास थे। डेथ और म्यूटिलेशन ऑफ लिम्स, अंग भंग कर देना, मतलब कोई आदमी है उसके दोनों हाथों को निकाल दिया जाता, कई बार पैरों को निकाल दिया जाता। अंग भंग, म्यूटिलेशन का जो लिटरल मीनिंग होता है वो होता है अंग भंग करना। ऑफ लिम्स मतलब किसी भी आपके बॉडी पार्ट को निकाल दिया जाएगा, आपको डेथ की सजा होगी। कब? जब आप कोई देशद्रोह करोगे। ट्रीजन का मतलब होता है देशद्रोह।
आप आपकी देश के साथ, कंट्री के साथ, अपने एम्पायर के साथ क्या करोगे, द्रोह करोगे। राजद्रोह, देशद्रोह जिसको बोलते हैं उसको बोलते हैं ट्रीजन। थेफ्ट मतलब चोरी। एडल्ट्री, अगर आपने कोई भी ऐसा काम किया जो एंटी सोशल एक्टिविटी में काम करे तो आपको डेथ या म्यूटिलिएशन हो सकता है। ठीक है। किंग का एक बहुत ही बड़ा मैग्निफिशेंट कोट था। वो अपने सब्जेक्ट की, अपने लोगों की भलाई की बातें करते थे, उनके लिए सोचते थे, उनकी भलाई करते भी थे। किंग को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर असिस्ट करती थी। जो पूरा एम्पायर था वो प्रोविंसेस में डिवाइड था और हर प्रोविंस में एक वाइसरॉय होता था। द वाइसरॉय टुक चार्ज ऑफ देयर यूनिट। वाइसरॉय अपनी यूनिट का चार्ज लेते थे। वहां पर अगर कोई गड़बड़ होगी तो ये वाइसरॉय ही होंगे जो किंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, जो किंग को जवाब देंगे कि भाई ये गड़बड़ क्यों हुई। एंड हैड टू गिव एन अकाउंट ऑफ देयर इनकम, और उनकी इनकम का कुछ पार्ट वो किसको देते थे बच्चा, किंग को देते थे। एंड एक्सपेंडिचर टू द किंग। दे ऑल्सो had to supply the king with troops when required, और ये जो वाइसरॉय होते थे इनको टाइम टू टाइम एज एंड when required they will supply their troops, their armies to the king। अब रेवेन्यू कहाँ से आता था, तो जो लोकल ऑफिसर्स थे उनको अपॉइंट कर दिया जाता था स्टेट के द्वारा। स्टेट अपॉइंटेड लोकल ऑफिसर्स लुक्ड आफ्टर द विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, और ये लोकल ऑफिसर्स हर विलेज का एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे। इनको सैलरी मिलती थी, या सैलरी किस रूप में मिलती थी, लैंड ग्रांट्स में इनको ज़मीनें मिल जाती थी बड़ी बड़ी। बाय आ शेयर ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, या तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का शेयर मिल जाएगा या बड़ी बड़ी ज़मीनें इन्हें मिल जाएगी। लैंड रेवेन्यू फॉर्म द चीफ सोर्स ऑफ इनकम, और राजा की इनकम का जो इंपॉर्टेंट सोर्स था वो था लैंड रेवेन्यू। ठीक है। अदर फॉर्म्स ऑफ रेवेन्यू पर ग्रेजिंग टैक्स। ग्रेजिंग टैक्स मतलब जो चरवाए, ग्रेजिंग का मतलब होता है चरना, घास खाती है ना हमारे कैटल्स, गाय बैल, तो उन लोगों की ग्रेजिंग अगर करवा रहे तो उसके ऊपर भी टैक्स लगेगा। शादी के ऊपर भी टैक्स लगता था। मैरिज टैक्स, रेवेन्यू फ्रॉम कस्टम, बहुत सारे कस्टम्स के ऊपर रेवेन्यू टैक्स लग जाता था। टोल टैक्स लगता था। क्राफ्टमैन के ऊपर टैक्स लगता था। गार्डनिंग और प्लांटेशन के ऊपर भी टैक्स लगता था। तो आप ग्रेजिंग के ऊपर टैक्स दोगे, मैरिज के ऊपर टैक्स दोगे, कस्टम्स के ऊपर टैक्स दोगे, टोल टैक्स, टैक्स ऑन क्राफ्टमैन, गार्डनिंग, प्लांटेशन, इन सब पे टैक्स लगता था। मतलब राजा की इनकम तो बहुत अच्छी होती थी। टैक्स आप कैश में भी पे कर सकते हो और काइंड में भी पे कर सकते हो। अगर आप मैंगो वगैरह के ट्रीज लगाए हैं, ठीक है, अच्छे अच्छे फ्लावर्स की गार्डनिंग कर रहे हो, तो आप भैया फ्लावर्स दे सकते हो किंग को, शुगर केन दे सकते हो किंग को, आप मैंगो दे सकते हो किंग को। मतलब या तो आप कैश दे दो या काइंड, मतलब जो भी आप सामान प्रोड्यूस कर रहे हो, राइस, व्हीट, आप वो दे दो। इस तरीके से आप टैक्स पे कर सकते हो। सो स्टूडेंट, आई एम एंडिंग दिस वीडियो हियर ओनली। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, टू राइट इन कमेंट सेक्शन।